हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ विश्नोई और स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से नए यूट्यूब चैनल मैथिक्स बाय ऋषभ पर। दोस्तों, यहाँ पर हम क्लास 12th के लिए मैथ और फिजिक्स डिस्कस करेंगे। और यदि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आइए क्लास 12th बुक मैथ से हम चैप्टर 3 आव्यू स्टार्ट करते हैं। आव्यू को पढ़ने से पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना होगा कि हमें आव्यू की जरूरत पड़ी क्यों। हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही उठना चाहिए कि आखिर हमें आव्यू की जरूरत पड़ी क्यों। और इस जरूरत को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। इस जरूरत को ही समझने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल समझेंगे। मान लीजिए कि स्कूल है और स्कूल के प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मुझे अपने स्कूल में आज 10th, 11th और 12th में कितने कितने बच्चे प्रेजेंट हैं ये जानना है। ये जानना है तो उन्हें सर को एक डाटा दिया जाएगा। उन सर को एक डाटा दिया जाएगा कि सर 10th क्लास में कितने बॉयज़ हैं, पहले तो ये बताया जाएगा, और कितनी गर्ल्स है। ठीक, 11th क्लास का सर को बताया जाएगा और 12th क्लास का भी बताया जाएगा। ठीक, अब सर को बताया जाता है कि सर 10th क्लास में आज 7 बॉयज़ प्रेजेंट हैं और 5 गर्ल्स प्रेजेंट हैं। 11th क्लास में आज 8 बॉयज़ प्रेजेंट हैं और 6 गर्ल्स प्रेजेंट हैं। 12th क्लास में आज 9 बॉयज़ प्रेजेंट हैं और 5 गर्ल्स प्रेजेंट हैं। सर को ये डाटा दिया जाता है। ये डाटा दिया जाता है, काफ़ी लंबा डाटा है। अब इसके बाद हमारा चैप्टर आता है आव्यू। इसके बाद ही हमारे चैप्टर एंट्री होती है आव्यू की। आव्यू कहता है कि अगर आपको किसी को भी इस प्रकार का डाटा देना है तो उसको मैं इजी कर सकता हूँ। कैसे, वो देखते हैं। आव्यू सर कहते हैं कि आप एक ब्रैकेट बनाइए, इधर एक ब्रैकेट बनाइए, इधर, ठीक है, इधर एक क्लोज ब्रैकेट बनाइए और उसमें इस डाटा को लिख दीजिए 7, 5, 8, 6, 9 और 5। हमने इस डाटा को इस क्लोज ब्रैकेट में लिख दिया। अब आव्यू कहता है कि आपने इस ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसके बाद जो ये नंबर थे ना, ये नंबर नहीं रहे। ये नंबर अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन है, अपने आप में इन्फॉर्मेशन है। क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि 10th क्लास में कितने बॉयज़ प्रेजेंट हैं। 10th क्लास में कितने बॉयज़ प्रेजेंट है? 7। तो ये अपने आप ही एक नंबर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 10th क्लास में 7 बॉयज़ प्रेजेंट हैं। क्योंकि ये डाटा तो हमें प्रिंसिपल के साथ रोज भेजना है। ये डाटा हमें प्रिंसिपल सर के पास रोज भेजना है। एक बार इस फॉर्म में भेज देंगे, उसके बाद रोज इस टाइगर चला जाएगा और प्रिंसिपल सर को पता चल जाएगा कि ये क्या है। 10th क्लास में कितने बॉयज़ प्रेजेंट है वो लिखा है, 10th क्लास में कितनी गर्ल्स प्रेजेंट है ये लिखा है। ठीक, तो ये लिखा है 10th क्लास में कितने बॉयज़ प्रेजेंट है 7, 10th क्लास में कितनी गर्ल्स प्रेजेंट है 5, 11th क्लास में कितने बॉयज़ प्रेजेंट है 8, 11th क्लास में कितनी गर्ल्स प्रेजेंट है 6, 12th क्लास में कितने बॉयज़ प्रेजेंट है 9 और 12th क्लास में कितनी गर्ल्स प्रेजेंट है 5। ये लिखा हुआ है ये। ठीक, अब इसके बाद हमें कुछ स्पेशल नाम रखे हैं इनके। ठीक, इनके कुछ स्पेशल नाम रखे गए हैं। जैसे कि हमारी एक लाइन बनी, ये एक लाइन बनी हमारी, और हमारी ये एक लाइन बनेगी और ये भी एक लाइन बनेगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने इस ब्रैकेट को ब्रैकेट ना कह के हम इसे आव्यू कहेंगे, इस ब्रैकेट में नंबर्स को लिख के हम इसे आव्यू कहेंगे, ऐसे हम इन लाइंस को भी लाइन ना कह के इन्हें कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं। और वो स्पेशल नाम है इनके, इन्हें कहा जाता है पंक्ति। इन्हें क्या कहा जाता है? पंक्ति। इन्हें कहा जाता है पंक्तियां। ठीक है, और इंग्लिश में कहा जाता है इन्हें रोज, ROWS, रोज। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे, रो 1 यानी कि R1, इसे कहेंगे रो 2 यानी कि R2, और इसे कहेंगे हम रो 3 यानी कि R3। ठीक, तो इन लाइंस को हम लाइन नहीं कहेंगे, इन्हें कहेंगे हम रो 1 R1, रो 2 R2, रो 3 R3, इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है ना। सेम ऐसे ही यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनेंगी, वर्टिकल लाइंस भी बनेंगी। ये कुछ यहाँ पे वर्टिकल लाइंस बनेंगी। यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइंस बनेंगी। ठीक है, अब इन वर्टिकल लाइंस के भी कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं। इनके स्पेशल नाम दिए गए हैं। इन्हें कहते हैं स्तंभ, और इंग्लिश में कहेंगे इन्हें कॉलम। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कॉलम 1, इसे कहेंगे हम कॉलम 1 C1,
और इसे कहेंगे हम कॉलम 2 यानी कि C2। तो हमने क्या समझा अब तक कि आव्यूह ने क्या काम किया, इतने बड़े डाटा को शॉर्ट कर दिया ब्रैकेट में, छोटा सा ब्रैकेट है ना, इतना बड़ा डाटा नहीं देना पड़ेगा हम कि इतना सा देना पड़ेगा, और ये वो सभी इन्फॉर्मेशन बता देगा जो हमारे प्रिंसिपल को जरूरत थी या जो हमें डेली लाइफ में जरूरत होती है। ठीक है, तो आव्यूह क्या होता है, एक अरेंजमेंट होती है, एक अरेंजमेंट, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ना, ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कि 10th क्लास में कितने बॉयज़ हैं 7, 10th क्लास में कितनी गर्ल्स हैं 5, इस तरीके से एक अरेंजमेंट होती है। जो लाइंस होती हैं इनके कुछ स्पेशल नाम रखे हैं, इन्हें कहेंगे हम रो 1, इसे कहेंगे हम रो 2, इसे कहेंगे हम रो 3। अगर और भी होती हैं यहाँ पे, सपोज करो अगर यहाँ पे एक और होती तो इसे हम कहते रो 4, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम इसे कुछ नहीं कहेंगे। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस बनी है इन्हें कहेंगे हम कॉलम 1, और जो सेकंड वर्टिकल लाइन बनी है इसे कहेंगे हम कॉलम। हमें पता चल गया यहाँ पे कितनी रोज हैं, 1 2 3, यहाँ पे कितनी रोज हैं, यहाँ पे 3 तो रोज हैं, और यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं 1 और 2, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, अगर हमें किसी आव्यूह की रो और कॉलम पता हो, अगर हमें किसी आव्यूह की रो और कॉलम पता हो तो हम उसके ऑर्डर निकाल सकते हैं, इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर कहते हैं हम कोटि, ऑर्डर कहते हैं हम कोटि। यहाँ पे देखिए कोटि, तो हम उसकी कोटि निकाल सकते हैं, हम उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। कोटि बराबर होगा, कोटि को क्रम भी कहते हैं, कोटि या क्रम, इंग्लिश में कहेंगे इसे ऑर्डर। ये बराबर होगा रो इंटू कॉलम। अब रो कितनी है इसमें, रो कितनी है 1 2 3 तो इसमें रोज हैं, और कॉलम 2, तो ये हो गया इसका क्या ऑर्डर, ये हो गया इसका ऑर्डर। अगर हमें इस आव्यूह की कोटि या क्रम निकालना है तो वो अगर रो इंटू कॉलम, रो कितनी थी इसमें 1 2 3 रोज, और कॉलम 2 थे तो 2 कॉलम्स, तो इसकी कोटि या क्रम आ जाएगा 3 इंटू 2, दैट्स ओके। अब इसके बाद ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जो हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हें हम नंबर्स नहीं कहेंगे, इन्हें कहेंगे हम अवयव, इन्हें कहेंगे हम अवयव, इन्हें हम नंबर्स ना कह के इन्हें कहेंगे हम अवयव, इन्हें कहेंगे हम अवयव। ठीक है, अगर हमें पता लगाना हो कि किसी आव्यूह में, अगर हमें पता लगाना हो कि किसी आव्यूह में कितने अवयव हैं तो उसकी रो कितनी है और कॉलम कितनी है, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जैसे कि हम इसमें गिनते हैं अवयव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं, और रो इंटू कॉलम का है ना, मैंने कहा अवयवों की संख्या अगर निकालनी हो आपको निकालना हो अगर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन्हें कहेंगे इसमें एलिमेंट, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। कोटि या क्रम निकालने के लिए भी कहते थे हम रो इंटू कॉलम। ठीक, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, केवल ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 2, और इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे ब्रैकेट के कॉर्नर पे लिख देते हैं ऑर्डर को 3 इंटू 2। ऐसे अगर हमें अवयवों की संख्या निकालनी हो तो इस ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 2 6, और ये आ गए अवयव की संख्या। आप ऐसे भी देख सकते हैं कितने अवयव यहाँ पे, 1 अवयव 2 अवयव 3 4 5 6, इस अवयव में कितने अवयव हैं 6, और हमने निकाल के देखा अगर फॉर्मूले से अवयव की संख्या कोटि या क्रम 3 इंटू 2 3 2 जा 6, वैसे भी आया 6 और गिनने पर भी 6। ये प्रैक्टिकली लग रहा है क्योंकि छोटा मैट्रिक्स है, छोटा अवयव है, इसलिए हमें लग रहा है कि हम गिन के बता सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर बहुत बड़ा अवयव आ गया तो आपको इसका ही प्रयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए आ गया कि 99 गुना 96, बहुत बड़े बड़े मैट्रिक्स बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े, तो इस पर क्या करेंगे हम, क्या बैठ के गिनेंगे, नहीं, इनके मल्टीप्लाई कर देंगे और नॉर्मली जल्दी से बता देंगे हम कितने अवयव हैं। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद आता है कि हम मैट्रिक्स को शो कैसे करते हैं, उसके बाद आता है कि मैट्रिक्स को शो कैसे करते हैं। इस पूरे को हम शो करने के लिए किसी भी कैपिटल लेटर से शो कर सकते हैं, ABCD के किसी भी कैपिटल लेटर से, जैसे कि ABC या D। अब मैं इसे A के बराबर लिख सकता हूँ जैसे, तो इस पूरे को मैं A के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। अभी तक हमने देखा कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, और अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ हम इन्हें एक बार इम्प्लीमेंट करेंगे। ये एक मैट्रिक्स है, काफ़ी दिया गया है हमें, A = 3 2 -1 0 4 5 0 9 -2 8 2 4। ठीक, इस अवयव में अगर हम रो देखें तो ये एक रो है, रो 1 रो 2 और रो 3। ठीक, और ये कॉलम बनी हुई है 4।
कुछ रो है और कुछ कॉलम्स है। अब अगर हम यहाँ पे लिखना हो नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, तो 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3। यहाँ पे कॉलम कितने हैं अभी, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। यहाँ पे कोई पूछे हमसे कॉलम कितनी है, तो 1 2 3 4, कॉलम कितनी है 4। अगला क्वेश्चन हमारा कोटि या क्रम। कोटि में क्रम निकालना सीखा था हमने, रो इंटू कॉलम। तो रो कितनी है 3 इंटू कॉलम 4। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कोटि ऐसे लिखा जाता है। और कहाँ लिखते हैं इसे, यहाँ ब्रैकेट के इधर, 3 इंटू 4 ब्रैकेट के साइड में। अवयवों की संख्या अगर हमें निकालनी हो तो कोटि की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12। अवयवों की संख्या हुई 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वैसे भी 12 आए और मल्टीप्लाई करके भी 12 आए। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है। तो हम सीख चुके हैं कि रो कैसे निकालते हैं और पहचानते कैसे हैं, कॉलम कैसे निकालते हैं पहचानते कैसे हैं, कोटि किसे कहते हैं, क्रम किसे कहते हैं, और अवयवों की संख्या कैसे कैसे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे सीखते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कक्षा में आप कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और एक एग्जामिनर आता है और वो किसी पर्टिकुलर बच्चे को उठाना चाहता है। जैसे कि यहाँ पे हमें फ़ोटो में दिख रहा है, वो किसी एक बच्चे को उठाना चाहता है, उसे उसका नाम नहीं पता, वो कैसे बुलाएंगे, तो वे सर कैसे बुलाएंगे। मान लीजिए इस प्रकार से बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारी लाइन बनी हुई है, ठीक, और यहाँ पे ऐसे बेंचेस लगी हुई हैं और एग्जामिनर यहाँ से आता है, एग्जामिनर आता है और वो किसी एक इस बच्चे को उठाना चाहता है, तो वो कैसे उठा सकता है, वो नाम तो जानता नहीं है, तो वो कैसे करेगा, वो यही तो कहेगा कि 1 2 3 कि भैया थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो बच्चा बैठा है वो आ जाए, तो ये बच्चा उठ के आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमें भी किसी एक एलिमेंट को उठाना हो अपनी मर्जी से, हम ये नहीं कहेंगे हमें 0 ला दो, नहीं, नंबर नहीं कह रहे हम कहते हैं एलिमेंट। अगर हमें किसी एक एलिमेंट को उठाना हो तो उसका भी हम नाम रखेंगे। वो नाम कैसे रखेंगे, देखिए, किसी भी एलिमेंट को एड्रेस करने के हमारे पास एक तरीका है, किसी भी एलिमेंट को एड्रेस करने का वो तरीका है हमारे पास। एलिमेंट को शो करते हैं हम ए से, स्मॉल ए से, और नीचे लिख देंगे इसके पैरों में आई और जे, इसके पैरों में लिख देंगे हम आई और जे। जहाँ पर ये आई तो रो को और जे कॉलम को बताएगा, आई हमारा रो को और जे हमारा कॉलम को बताएगा। ये बताएगा हमारी रो कि कौन सी रो में है और जे बताएगा कॉलम। मान लीजिए ए इनमें से कोई एलिमेंट है, अगर हमें उसकी रो और कॉलम पता चल जाए तो बड़े आसानी से बता सकते हैं हम। जैसे कि अगर मुझे इस वाले एलिमेंट को बुलाना है, इस वाले एलिमेंट में से नहीं कहूँगा मुझे 9 चाहिए, नहीं, मुझे इसका नाम पता लगाना पड़ेगा, नाम, मुझे इसका नाम पता लगाना पड़ेगा। नाम कैसे इस पता लगाना पड़ेगा, ए स्मॉल ए लिखा, स्मॉल ए लिखा, आई की वैल्यू निकलेगी रो में से। 9 कौन सी रो में है, फर्स्ट सेकंड रो में, तो आई की वैल्यू लिख देंगे हम 2। कॉलम जे की वैल्यू लिखेगी कॉलम से। 9 कौन सी कॉलम में, 1 2 3 4 कौन सी, 4 कॉलम में है, ये 4th कॉलम में। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये हो गया A24 एलिमेंट। इसका नाम है एलिमेंट का A24 इजिकल्स टू 9। सेम ऐसे ही अगर हमें इस एलिमेंट को बुलाना हो, तो बहुत ईजी है, स्मॉल लिखा, इसके पैरों में आई की वैल्यू देखो, ये कौन सी में आएगा, कौन सी रो में आएगा, आई की वैल्यू मतलब रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में आई की वैल्यू होगी 3। खाली रो से नहीं बता सकते, हमें कॉलम भी चाहिए, यानी कि जे की वैल्यू चाहिए। जे की वैल्यू देखो 1 2, कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये कौन सा एलिमेंट है, A32, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। तो इस प्रकार से अगर हमें किसी भी एलिमेंट को बुलाना हो, जैसे कि इस पिक्चर में हमें किसी बच्चे को बुलाना हो तो हम उसे ऐसे कहेंगे। ऐसे ही अगर हमें किसी एलिमेंट को बुलाना हो तो हम इस प्रकार से उसे एड्रेस करेंगे। अब अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म बनाऊं, तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। इसके लिए ए कौन सी कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1। ये रो कौन सा है, 1 ही है, और कॉलम सेकंड यानी कि आई की 1 और जे की 2। इसके लिए रो कौन सा है, 1 है, और कॉलम थर्ड है। इसके लिए रो कौन सा है, फर्स्ट है, और कॉलम 4th है। तो ये हमने क्या रख दिए, एलिमेंट्स के नाम रख दिए, ऐसे इनके भी रख सकते हैं हम। ये कौन सी रो में है, आई की वैल्यू 2,
कौन सी कॉलम में? 1, जे की वैल्यू 1। ये देखिए, ये कौन सी रो में है? ये सेकंड रो। और कौन सी कॉलम? सेकंड कॉलम। ये कौन सी रो में? सेकंड रो। कौन सी कॉलम? थर्ड रो कॉलम। ये वाला अभी बताया था हमने 9, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। ये वाला कौन सी रो में है? ये थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, और थर्ड रो, फोर्थ कॉलम। ठीक। और अगर इसकी हमें कोटि लिखनी हो तो कौन सी? 3 रो है और 4 कॉलम है इसकी, और इसे हम ए इक्वल टू लिख देंगे। तो ये हुई इसकी जनरल फॉर्म, ये हुई इसकी जनरल फॉर्म। अब एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है? एग्जामिनर हमसे पूछ लेगा कि 821 की वैल्यू बताओ। 821 की वैल्यू बताओ। क्या हम बता नहीं सकते 821 की वैल्यू क्या है? 821, ये रहा 821 की वैल्यू 2 हो गई। वो पूछेगा मैं 823 की वैल्यू बताओ। 823 की वैल्यू ये रहा 0। 823 की वैल्यू क्या होगी? 0। 4 ऑप्शन आएंगे, एक नंबर का होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये था आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम देखते हैं आव्यूह के प्रकार। ये था आव्यूह का बेसिक। आगे देखते हैं हम आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। आव्यूह के प्रकार में हमारा फर्स्ट प्रकार है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह बहुत ईजी है। क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? एग्जाम्पल से समझेंगे। क्षैतिज आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होती है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होती है। एग्जाम्पल A = 1 2 -1 0। ठीक। 0 3 4 9। इसमें पंक्ति कितनी है? रो कितनी है इसमें? 2 1 2। कॉलम कितनी है इसमें? कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। और कंडीशन क्या थी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होती है। पंक्ति यानी कि रो कम है स्तंभों से, हाँ। सेटिस्फाई हो गए, हाँ। इसका मतलब ये एग्जाम्पल है क्षैतिज आव्यूह का। और इसकी अगर हम कोटि लिखें तो क्या आ जाएगी? 2 × 4। यानी कि इस टाइप के आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या कम होती है, स्तंभों की ज़्यादा होती है, उन्हें हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। सेकेंड है आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह। सेकेंड है हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम होती है। जैसे कि ये वाला था, इसमें स्तंभ ज़्यादा थे और पंक्ति कम थी। इसमें पंक्ति ज़्यादा होंगी, इसमें पंक्ति ज़्यादा होंगी और स्तंभ कम होंगे। इसमें पंक्ति ज़्यादा होंगी और स्तंभ कम होंगे। 1 2 -1 0 0 9 8 5। ठीक। अगर इसमें हम देखें रो, इसमें रो कितनी है? 1 2 3 4। इसमें 4 तो रो हैं। और कॉलम कितने हैं? 1 2। इसमें कॉलम कितने हैं? 2। इसके अगर हम कोटि लिखे तो कितना आ जाएगा? रो इंटू कॉलम, 4 × 2। ठीक। इसमें स्तंभों की संख्या कम है और रोज की ज़्यादा है। इसमें रोज की कम थी, एक दूसरे के अपोजिट है। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें क्षैतिज आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होती है। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम होती है उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें पंक्ति आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें पंक्ति फिक्स हो, जिसमें पंक्ति यानी कि रो फिक्स हो 1। ठीक। और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, मान लीजिए n हो सकते हैं। ठीक। पंक्ति आव्यूह उस आव्यूह कहते हैं जिसमें पंक्ति फिक्स हो लेकिन स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए A = पंक्ति, इसमें एक ही पंक्ति होगी ना, तो 1 0 -1 9। पंक्ति कितनी हुई? केवल एक हुई। लेकिन स्तंभ कितने हैं? इसमें n हो सकते हैं। तो इसकी जो कोटि आ जाएगी वो जाएगी 1 × 1 2 3 4। 4 स्तंभ है, 1 × 4। पंक्ति आव्यूह उस आव्यूह कहते हैं जिसमें पंक्ति तो एक ही होगी और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। जिसमें पंक्ति एक ही होगी और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं उसे कहेंगे पंक्ति आव्यूह। लेकिन इसके अपोजिट हो जाता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह इसी के अपोजिट हो जाता है। उस आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं जिसमें स्तंभ तो फिक्स हो एक, इसमें स्तंभ तो फिक्स हो एक लेकिन
पंक्ति कितनी भी हो सकती है, कितनी, n। स्तंभ अवयव उस अवयव को कहते हैं जिसमें स्तंभ फिक्स हो एक, लेकिन पंक्ति कितनी भी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल होगा हमारा a इक्वल्स टू, स्तंभ फिक्स हो गया ना एक, तो एक ही स्तंभ बनेगा हमारा 1 0 9 8। ठीक, स्तंभ कितना, एक, और पंक्ति 4 बना दी हमने, कितनी भी हो सकती है, अपनी मर्जी, अपने हाथ में एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 1 2 3 4। 4 इसमें कितनी है, रो, और 1 कितना है इसमें, स्तंभ। इसकी कोटि हो जाएगी 4 × 1 और इसकी 1 × 4, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एकल अवयव। एकल अवयव उस अवयव कहते हैं, एकल अवयव उस अवयव कहते हैं जिसमें केवल एक अवयव होता है, जिसमें केवल एक अवयव होता है, उससे हम क्या कहेंगे, एकल अवयव। एग्जांपल से समझेंगे, a इक्वल्स टू 1, क्या है, एक ही अवयव है ना, एक नहीं 5 भी हो सकता है, मतलब ये नहीं कि 1 ही होगा, 5 हो सकता है, एक अवयव, नंबर एक नहीं, एक अवयव। b इक्वल्स टू 7, कुछ भी। c इक्वल्स टू 1 5, ये भी एकल अवयव नहीं है, क्योंकि क्या कहा अभी, केवल एक अवयव होना चाहिए, केवल एक अवयव होना चाहिए, उसे कहेंगे हम एकल अवयव, उसे कहेंगे हम एकल अवयव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्गावयव। वर्गावयव आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्गावयव, वर्गावयव के लिए कंडीशन है, वर्गावयव के लिए कंडीशन है कि जहां पर रोज इक्वल होते हैं कॉलम्स के, वर्गावयव के लिए रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, इसका एग्जांपल है a इक्वल्स टू 3 0 -1 2। इसमें रो कितने हैं, 1 2, 2 रो है, और 1 2, दो ही कितने हैं हमारे कॉलम है, तो इसकी कोटि क्या जाएगी 2 × 2, इसकी कोटि हो जाएगी 2 × 2। तो ये क्या हो गया, वर्गावयव का एग्जांपल हो गया, क्योंकि इनने कंडीशन सेटिस्फाई की, रोज बराबर है कॉलम्स, रोज बराबर है कॉलम्स। इसमें भी एक एडवांस वर्जन तक जाएंगे जो मैं आपको करवाता हूँ। देखिए, मान लीजिए a इक्वल्स टू दिया है, एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं हम इसकी, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक, ये कहाँ का एक वर्गावयव का उदाहरण है। कैसे, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है इनकी जगह, लेकिन देखो 1 2 3, तीन ही हमारी क्या है, रोज हैं, और 1 2 3, तीन ही हमारी कॉलम्स हैं। इसकी कोटि क्या गई 3/3। इसका मतलब एक चीज़ तो है कि ये वर्गावयव का उदाहरण है, वर्गावयव का उदाहरण है। और इसमें मैं एडवांस बात क्या कर रहा था आपसे, तो मैं कह रहा था कि देखो 1 और 1 इक्वल है, नंबर इक्वल है, 2 और 2 इक्वल है, 3 और 3 इक्वल है। ठीक, ये एक वर्ग की तरह लग रहा है, तो इस लाइन को, ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन को हम कहते हैं विकर्ण, इस लाइन को हम कहते हैं विकर्ण। क्योंकि ये इक्वल भी हैं, और वर्ग में जैसे वर्ग होता है एक, उसमें विकर्ण होता है ना, तो उसकी तरह ये एक विकर्ण का तरह काम कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं विकर्ण। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया ये भी तो विकर्ण हो सकता है, ये भी तो विकर्ण हो सकता है, तो आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो मैथमेटिशियंस मानते हैं हमारे बात, जो हमारे मैथमेटिशियंस कहते हैं, वे कहते हैं कि ये नंबर इक्वल है, 1 1 2 2 3 3, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। लेकिन ये 1 3 इक्वल नहीं है, 2 2 इक्वल है, लेकिन फिर 3 1 इक्वल नहीं है, तो हम इसे विकर्ण नहीं मान सकते, इसे ही विकर्ण मानेंगे। और इसे हम विकर्ण भी ना कह के फिर हम इसे कहते हैं मुख्य विकर्ण। हम इसे विकर्ण ना कहकर हम इसे कहते हैं मुख्य विकर्ण, और इंग्लिश में कह देते हैं हम इसे प्रिंसिपल डायगोनल, इंग्लिश में कह देते हैं हम इसे प्रिंसिपल डायगोनल। जो ये ऊपर के एलिमेंट्स हैं, जो ये ऊपर के एलिमेंट्स हैं, देखिए ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है ना, ऊपर के एलिमेंट से, सेम ऐसे ही नीचे के एलिमेंट से एक त्रिभुज बनेगा, ऐसे एक नीचे के एलिमेंट से भी त्रिभुज बनेगा। तो इसके ऊपर और नीचे दो त्रिभुज बन रहे हैं, इसके ऊपर और नीचे दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, और ये मुख्य विकर्ण है। इसके आधार पे इस वर्गावयव को फिर से फर्दर 2 जगह डिवाइड किया जाएगा, इसे फिर से फर्दर 2 जगह डिवाइड किया जाएगा, करते हैं।
अगर हम तीनों डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दें, अगर हम तीनों डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दें तो इसे बोलते हैं ट्रेसिंग, टी आर से शो करते हैं, टी आर ऑफ मैट्रिक्स ए, इसे बोलते हैं हम ट्रेसिंग। ठीक, अगर हम तीनों डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दें, कौन से, A11, A22 और A33, अगर हम तीनों डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दें तो इसे बोलते हैं हम ट्रेसिंग, इसे बोलेंगे हम वर्ग अवयव की ट्रेसिंग, हिंदी में भी ट्रेसिंग ही बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम मुख्य विकर्ण यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के आधार पे हम इसे फर्दर दो जगह डिवाइड करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब वर्ग अवयव को उसके डायगोनल के आधार पर फर्दर दो जगह डिवाइड कर दिया गया है, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव और निम्न त्रिभुजीय अवयव, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव और निम्न त्रिभुजीय अवयव, ये कैसे डिवाइड किया गया है, तो एग्जांपल से समझेंगे। A इक्वल्स टू डायगोनल पे तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डायगोनल तो ठीक है, तो 1 2 3 कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव वह अवयव होता है जिसमें नीचे वाला त्रिभुज 0 होता है, जिसमें नीचे वाला त्रिभुज 0 होता है। वहाँ भी हमने त्रिभुज बनाए थे ना हमने, ये रहे, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव वह अवयव होता है जिसमें नीचे वाला त्रिभुज 0 होता है। ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये कंडीशन है कि नीचे वाला त्रिभुज 0 होता है। डायगोनल से तो हमें कोई मतलब नहीं, डायगोनल तो फ्री है, लेकिन ऊपरी त्रिभुज अवयव वह अवयव होता है जिसमें नीचे वाले त्रिभुज 0 होता है। त्रिभुज से मतलब ये जो तीनों होते हैं ना, ये तीनों एलिमेंट 0 होते हैं। ये तीनों एलिमेंट थे कौन कौन से, ये तीनों एलिमेंट कौन कौन से थे, ये था A11, A12, A13, A22, ये A22, A21, ये था A21, यानी कि इसमें A21, A22, A23, A31 और A32, ये तीनों क्या होंगे इसमें 0। इसमें आप एक बात नोटिस कीजिए, कि इसमें 2 1 I और J है ना, ये तो I बड़ा है, यहाँ पे भी 3 और 1 I बड़ा है, यहाँ पे 3 और 2 I बड़ा है। इसका मतलब हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि AIJ इज इक्वल्स टू 0 व्हेन, कब, ब्रैकेट में कब, ये लिखेंगे हम कब, तो इसका आंसर है जब I बड़ा होगा J से, AIJ इक्वल होगा 0 के जब I बड़ा होगा J से। सेम ऐसे ही इसमें निम्न त्रिभुजीय अवयव कौन सा होता है, निम्न त्रिभुजीय अवयव कौन सा होता है जिसमें ऊपर वाला त्रिभुज 0 हो, जैसे कि ये तो फ्री है, डायगोनल 1 2 3, ठीक है, ऊपर वाला त्रिभुज में 0 बनाया, निम्न त्रिभुजीय अवयव, इसका मतलब ऊपर वाला 0, ये भी 0, ये 0 और ये वाला 0, ये तो फ्री है, कुछ भी भर सको, -1 9 8 कुछ भी, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या है, निम्न त्रिभुजीय अवयव वो अवयव होता है जिसमें ऊपर वाला जो त्रिभुज होता है वो 0 होता है, ऊपर वाला त्रिभुज क्या होता है 0, या क्या ऊपर वाला त्रिभुज क्या होता है हमारा 0 होता है, और ऊपरी त्रिभुजीय अवयव में नीचे वाला त्रिभुज 0 होता है। अब जैसे हमने ये छाटा था, इनका नाम रखा था, ऐसे इनका भी कुछ नाम होगा, तो इनका नाम है, ये क्या है A11 A12, ये क्या है A13 और ये क्या है A23 इजिकल्स टू 0, ये तीन एलिमेंट 0, इनका नाम क्या ये है, ठीक। तो नोटिस कीजिए कि यहाँ पे I और J में I छोटा है J बड़ा है, I छोटा है J बड़ा है, 2 और 3 में भी I छोटा है और J बड़ा है, तो हम इसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि AIJ जब 0 हो, कब 0 हो, जब I छोटा हो J से, when I is lesser than J, तो निम्न त्रिभुजीय अवयव होगा, तो ये था वर्ग अवयव का एडवांस लेवल, ये वर्ग अवयव यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 7th पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव कौन सा अवयव होता है, विकर्ण अवयव वह अवयव होता है कि एग्जांपल समझते हैं, A इजिकल्स टू
वर्गाव्यव में एक पढ़ा हमने ऊपरी त्रिभुजाव्यूह, एक पढ़ा हमने निम्न त्रिभुजाव्यूह। ऊपरी त्रिभुजाव्यूह में नीचे वाला त्रिभुज 0 था और निम्न त्रिभुजाव्यूह में ऊपर वाला त्रिभुज 0 था। लेकिन विकर्ण अवयव वो अवयव होता है, विकर्ण अवयव वो अवयव होता है जिसमें गैस करें, जिसमें ऊपर वाला त्रिभुज भी 0 होगा और नीचे वाला त्रिभुज भी 0 होगा। विकर्ण अवयव वह अवयव होता है जिसमें ऊपर वाला त्रिभुज भी 0 होगा और नीचे वाला त्रिभुज भी 0 होगा, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। और ये क्या होगा, डायगोनल होगा फ्री। डायगोनल हमारा फ्री है क्योंकि उसमें भी फ्री था, डायगोनल में हम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन उसमें ऊपरी त्रिभुजाव्यूह में नीचे वाला त्रिभुज 0 था, निम्न त्रिभुजाव्यूह में ऊपर वाला त्रिभुज 0 था। लेकिन इसमें दोनों ही त्रिभुज हमारे 0 होंगे और इसे कहेंगे हम विकर्ण अवयव। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी कोटि लिखे हम 1 2 3, 3 रो हैं और 3 हमारी कॉलम है, तो 3 × 3 की ये हो गया, इसे कहेंगे विकर्ण अवयव। इसका मतलब अब यहाँ पे इन एलिमेंट्स का नाम क्या है, इन एलिमेंट्स का नाम क्या है, A12, ठीक, A13, A23, सेम ऐसे ही इनका नाम क्या है, A21, A31 और A32। इन 3 एलिमेंट्स का और इन 3 एलिमेंट्स का मैंने नाम लिखा, ठीक है, यहाँ कोमा हल्कल का। और ये सभी क्या है, 6 के 6 0, ये सभी क्या है 0। देखिए ये i की वैल्यू है j की, 1 और 2 इक्वल है, नहीं है। 1 और 3 इक्वल है, नहीं है। 2 और 3 इक्वल है, नहीं है। 2 और 1 इक्वल है, नहीं है। 3 और 1 इक्वल है, नहीं है। 3 और 2 इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो a i j 0 होगा, कब, जब i इक्वल नहीं है j के। कब, जब i इक्वल नहीं है j के, ये होगा इसकी जनरल फॉर्म। और विकर्ण पे कोई भी कंडीशन नहीं है, विकर्ण पे हमारी कोई भी कंडीशन नहीं है। विकर्ण पे कोई भी हो सकता है, 1 2 3 हो, 5 6 -1 0, कुछ भी, एनीथिंग, बट ये कंडीशन है विकर्ण अवयव के लिए। नेक्स्ट आपका अदिश अवयव। अदिश अवयव सेम टू सेम विकर्ण अवयव की तरह है, बस इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा है। विकर्ण अवयव क्या था हमारा, विकर्ण अवयव कहता था, एग्जाम्पल से देखते हैं। विकर्ण अवयव कहता था कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज 0 कर दो। विकर्ण अवयव कहता था कि भाई ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज है ना एक, और ये वाला त्रिभुज 0 कर दो, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट 1 2 3 रख दो, ठीक, 1 2 3 रख दो। तो अदिश अवयव कहता है भाई ये वाला त्रिभुज तो मुझे भी 0 चाहिए, ये वाला त्रिभुज मुझे भी 0 चाहिए, ये वाला त्रिभुज मुझे भी 0 चाहिए। लेकिन हाँ, अब के तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं बन सकते, अब के तुम वो भरोगे जो मैं कहूँगा, अब के तुम वो भरोगे जो मैं कहूँगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे आपको कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी वैल्यू लेकिन सेम होनी चाहिए। जैसे कि 2 2 2 हो गई, सेम वैल्यू है ना, सेम वैल्यू। जैसे कि 5 5 और 5 होगी, सेम वैल्यू। तो अदिश अवयव कहता है कि यहाँ पे मुझे ये वाला 0 चाहिए, ये वाला त्रिभुज मुझे भी 0 चाहिए, ये वाला त्रिभुज मुझे भी 0 चाहिए, विकर्ण अवयव की तरह। लेकिन विकर्ण पे भी आप कुछ भी नहीं भर सकते, आप वो भरोगे जो मैं चाहता हूँ, आप वो भरोगे जो मैं चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेम वैल्यू हो, कुछ भी सेम वैल्यू हो। लाइक मान लेते हैं यहाँ पे k हो, अगर यहाँ k है तो यहाँ भी k ही होना चाहिए, तो यहाँ भी k ही होना चाहिए, ठीक। तो ये कहता है अदिश अवयव, ये कहता है अदिश अवयव, और ये कहता है अदिश अवयव। तो हम इसे क्या कहते हैं, अदिश अवयव। अगर लिखना चाहिए इसे, अदिश अवयव क्या है, विकर्ण अवयव है। अदिश अवयव विकर्ण अवयव है। भाई विकर्ण अवयव क्या कहता था, ये विकर्ण अवयव हमसे क्या कहता था, विकर्ण अवयव कहता था कि ये वाला त्रिभुज 0 हो और ये वाला त्रिभुज 0 हो। विकर्ण अवयव कहता था कि भाई एक तो ये वाला त्रिभुज 0 कर देना और एक ये वाला त्रिभुज 0 कर देना। ये कहता था हमारा कौन, विकर्ण अवयव। ये काम तो इसने भी किया, बस इसने एक बात ज़्यादा कह दी कि यहाँ पे सेम नंबर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं विकर्ण अवयव को, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब
अधिशाव्यु विकर्णावयव होता है, लेकिन हर विकर्णावयव अधिशाव्यु नहीं होता। ध्यान से समझना, अधिशाव्यु कहता है कि यहाँ पे सेम नंबर होने चाहिए, उससे विकर्णावयव को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो विकर्णावयव हाँ करेगा भाई अधिशाव्यव को भी, उनका हाँ मैं तेल बन जाऊंगा, लेकिन विकर्णावयव कहेगा कि मैं यहाँ 1 भरूंगा 2 भरूंगा, अधिशाव्यव नहीं मानेगा। इसका मतलब विकर्णावयव अदिश नहीं होता, लेकिन हाँ अधिशाव्यव विकर्ण होता है। ये आपके मल्टीपल चॉइस में बन सकता है जब आपका पेपर हार्ड हो, तो इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए हम वैसे जनरल फॉर्म बना लेते हैं। ये कौन सा है, A11, ये A22 और ये A33। ये कोई सेम नंबर होगा, कोई भी मान लिया क्या होगा के। ये क्या होगा कब, इसकी जनरल फॉर्म होगी AIJ के होगा कब, जब I इक्वल हो J के। AIJ के होगा जब I इक्वल हो J के। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है हमारा तत्समकाव्य। तत्समकाव्य भी विकर्णावयव और अधिशाव्यव काव्य भी विकर्णावयव और अधिशाव्यव की तरह ही है। एग्जाम्पल समझते हैं कैसे। तत्समकाव्य कहता है कि भाई मुझे भी विकर्ण छोड़ दो 1 मिनट, मुझे भी ऊपर वाला त्रिभुज देखा था ना हमने, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज 0 चाहिए। ये कहता है कि भाई मुझे भी ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज 0 चाहिए। ऐसे तो विकर्णावयव ने भी कहा था, लेकिन अधिशाव्यव ने उसकी बात नहीं मानी। ठीक, ये कहता है कि मुझे यहाँ पे सेम नंबर भी चाहिए। ठीक, ये तो अधिशाव्यव ने भी कहा था, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसने नंबर फिक्स कर दिया कि यहाँ पे तुम 2 2 2 3 3 3 5 5 5 या के नहीं भर सकते। यहाँ पे तुम एक ही नंबर भरोगे, वो है 1 1 और 1। इसने नंबर अपने फिक्स कर दिए कि तुम यहाँ पे एक ही नंबर भरोगे, वो है 1 1 और 1। इसके अलावा तुम कुछ नहीं भर सकते, ये इसने फिक्स कर दिया है। तत्समकाव्य या इकाई अवयव, इसके नाम से पता चला होगा, इकाई एक, इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इंग्लिश में कहते हैं इसे यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट यानी कि 1। तो इसने यहाँ पे नंबर भी फिक्स कर दिया कि भाई तुम कुछ भी नहीं भर सकते कि 2 भर दिया 3 भर दिया अपनी मर्जी से, नहीं, तुम यहाँ पे एक ही नंबर भरोगे 1 1 और 1। अगर इसकी कोटि लिखें तो 3 ही रो है, 3 ही कॉलम है, 3 क्रॉस 3 का है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, अगर इसकी जनरल फॉर्म बनाना चाहें तो क्या बनेगी, इसकी जनरल फॉर्म बनेगी A11 A22 A33 इक्वल टू कितना, के नहीं 1, वो भी फिक्स हो गया, के नहीं है, के कुछ भी भर दिया। तो इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी AIJ इक्वल टू 1 व्हेन I इज इक्वल टू J। व्हेन I इज इक्वल टू J तो AIJ कितना होगा, 1 होगा। इसमें इक्वल है ना सब में, तो ये 1 होगा। ठीक, और तत्समकाव्य या इकाई अवयव, विकर्णावयव ने क्या कहा था, विकर्णावयव ने कहा था कि मुझे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इकाई अवयव जो होता है ना, इकाई अवयव आपका इकाई अवयव विकर्णावयव तो विकर्णावयव होता है। क्यों, क्योंकि विकर्णावयव के पास इतना कहा था विकर्णावयव ने कि मुझे ऊपर वाला और नीचे वाला 0 चाहिए, यहाँ पे कुछ भी भर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो विकर्णावयव तो होता ही है, और साथ में अधिशाव्यव भी होता है, साथ में अधिशाव्यव भी होता है। क्योंकि अधिशाव्यव ने कहा क्या था कि यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए बस, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 1 1 1 हो, 2 2 2 हो, 5 5 5 हो, या के हो। तो अधिशाव्यव या इकाई अवयव जो होता है वो विकर्णावयव भी होता है और अधिशाव्यव भी होता है, ये दोनों होता है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं आपका जब हार्ड पेपर हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हाँ, और तत्समकाव्य मैं आपको बताना भूल गया, तत्समकाव्य को रिप्रेजेंट करते हैं ए से नहीं, इसे फिक्स कर रखा है हमने, ए से नहीं, इसे फिक्स करते हैं हम आई से, इसे फिक्स करते हैं हम आई से, आई मीन शो करते हैं इसे आई से।
नेक्स्ट है आपका शून्य अवयव। शून्य अवयव आपको नाम से पता चल रहा है कि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं, इसके सभी अवयव शून्य होते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अंडा। ना तो ये जीरो है ना ओ है, ये जो ना एक अंडा टाइप है, इसे जीरो कह सकते हैं आप, तो इसे जीरो से शो करते हैं। उसका कोई भी एग्जांपल ले लो, 0 0 0 0, इसके सभी एलिमेंट या सभी अवयव क्या होंगे, जीरो होंगे। ये किसी भी कोटि का हो सकता है, जैसे कि हमने क्या बनाया 2/2 का बना दिया, ऐसे हम कितने का बना सकते हैं 3/3 का बना सकते हैं। और जो नहीं ये स्क्वायर के रूप में ही हो, सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी ये कन्फ्यूजन में रहते हैं बच्चे कि स्क्वायर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इस टाइप से भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0। क्या ये वर्गाव्यव है, नहीं है। 1 2 3, इसमें कितनी रो हैं 3, कितने कॉलम है 2, तो ये 3/2 का ये भी क्या है शून्य अवयव है। तो ये जरूरी नहीं है इसमें कि ये वर्गाव्यव होगा ही, ठीक। तो यहाँ पर आपके अवयव के प्रकार खत्म हो जाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।